नेक्स्ट बेटा स्निग्ध आहार से लाभ। तो शरीरम उपचिनोति, दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, और वर्ण प्रसाद करोति। शरीर को बढ़ाता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, और वर्ण प्रसाद करता है। तो अगेन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं बेटा, आपको समझ में आनी चाहिए। कोई पूछ ले तो आप कॉन्सेप्ट से निकाल लोगे आंसर, सारे ऐसे हैं। एक टीका है मधुकोश, ये माधव के ऊपर लिखी हुई है। माधव बहुत जरूरी बुक है, तो माधव के ऊपर मधुकोश टीका है। तो यहाँ पे परिणाम शूल को महागत कहा गया है। आप जानना चाहो तो यहाँ दो पॉइंट है जिनको जान सकते हो। एक तो माधव जो लिखी है ओरिजिनली, वो किसने लिखी है? माधव ने लिखी है, जिनका टाइम है 7th सेंचुरी। जिन माधव की हम बात करते हैं उनका टाइम भी पूछते हैं, 7th सेंचुरी। दूसरा ये जो टीका है मधुकोश, ये किसने लिखी है? तो गुरु शिष्य है ये। ठीक है, तो लिख लो विजय रक्षित और कंठदत्त। तो गुरु और शिष्य हैं विजय रक्षित और कंठदत्त, उन्होंने मिलकर लिखी है। तो इस टीका के अंदर उन्होंने परिणाम शूल को महागद ये संज्ञा दी है। ठीक है, एक और बात चलो यही जान लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, कि आपसे जब पूछा जाए कि महागद कौन सा रोग है, अगर पूछा जाए रोगों में, इतने सारे रोग हैं, उनमें एक ही को महागत कहा जाता है ओरिजिनली, उसका नाम है आतत्वाभिनिवेश। तो लिख सकते हो एको महागदा आतत्वाभिनिवेश। तो आतत्वाभिनिवेश को महागत कहते हैं, वो स्पेशली याद रखना, बाकी हम अलग से पढ़ेंगे, महागत वाला पूरा टॉपिक है एक और। ठीक है, तो आतत्वाभिनिवेश। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अजीर्ण में भी भोजन करें, कब? अत्यग्नि रोग में। नॉर्मली मना किया हुआ है, आपको ये बाबू के टाइम पे बताया होगा कि भस्मक रोग या अत्यग्नि रोग या हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसी कंडीशन में आपने पहले खाया था, वो जीर्ण नहीं हुआ, उसके बाद भी आपको खा लेना है, अदरवाइज आपको धातुशय की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है? अजीर्ण में भोजन करना सामान्यतः सर्वान दोषान प्रकोपत्याशु, सभी दोषों को प्रकोपित कर देता है। ईस्ट देश में भोजन करना, मतलब आप जहां पसंद करते हो वहां पे भोजन करना, तो इससे कह रहे हैं मनोविघात नहीं होता। ठीक है ना? तो जैसे हम बात करते हो कि अगर आप नहीं खाते हो, मान लो नॉनवेज वगैरह, मैं वहां आपसे कह दूं कहीं नॉनवेज बिक रहा हो चारों तरफ, यहाँ बैठ के जरा अपना बर्गर खा लो, वेज बर्गर, तो खा नहीं पाओगे। है ना? तो वही बात कह रहे हैं कि ईस्ट देश होना चाहिए, जगह मन पसंद होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे दिक्कत होगी। अति द्रुत भोजन करने से, बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हो तो, भोजन से अप्रतिष्ठानम, अवसादम। कह रहे भोजन जो है वो रुकता नहीं है जितना टाइम रुकना चाहिए। आप जल्दी जल्दी खाए जा रहे हो तो फोर्स से वो आगे बढ़े जा रहा है भोजन, है ना? तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, कह रहे हैं वो नहीं मिल पाता है। अति विलंबित, धीरे धीरे खाने से तृप्ति नहीं होती, है ना? तो कुंभकर्ण के साथ यही होता होगा। अब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता होगा इतना खा लेगा वो, अब वो इतना खा लिया उसने, अब अगली बार का स्लॉट बनने में टाइम लग रहा है, दोबारा आने में, तब तक फिर भूख लग गई उसको। है ना? लोग सोचते होंगे कि भाई चलो इसने 10 रोटियां खा ली हैं और दो खा लेगा शायद, दो रोटी का बनाया उसने, फिर उसको 5 रोटी खाने का मन था, तब तक और देर हो गई। तो खैर, तृप्ति नहीं होती, और विषमम चा पच्यते हैं, भोजन जो है विषम रूप में पचता है अति विलंबित करने से। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है त्रिविध कुक्षी अध्याय। तो नाम से समझ में आ रहा है, तो इस चैप्टर में मेन क्या है, चरक ने ना इस तरह से कह दिया कि आप कुक्षी को ये मान लो कि 3 हिस्सों में बांट लो। कि मान लो कि आप रोजाना 3 रोटियां खाते हो एक टाइम में, मान लो कि सुबह सुबह आप 3 रोटियां करते हो खाना, जो खाते हो, तो 3 रोटियों को इस तरह समझ लो आप कि आपको 3 रोटियां नहीं खानी, आपको एक ही रोटी खानी है। ठीक है, एक रोटी की जगह खाली छोड़ देनी है, कि जो गैसेस वगैरह होती हैं, हम जब खाते हैं ना, खासकर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, तो काफी सारी गैसेस भी चली जाती हैं। ठीक है, तो एक हिस्सा छोड़ देना है गैसेस के लिए, उनके लिए, और एक हिस्सा छोड़ देना है लिक्विड के लिए, कि भाई पानी वगैरह भी पियोगे। है ना? जानवर भी नहीं खाते सूखा, वो भी पानी पीते हैं साथ में। तो 3 रोटियां हैं, तो एक हिस्सा खाने के लिए रखना है, मतलब एक रोटी खानी है, एक रोटी की जगह छोड़नी है पानी के लिए, और एक रोटी की जगह छोड़नी है जो गैसेस हैं उनके लिए, कि फ्रीली मूव कर सकें। तो इस चैप्टर में मेनली ये सिद्धांत बताया हुआ है, तो देखते हैं चलो वन बाय वन। तो त्रिविध कुक्षी अध्याय, कुक्षी के 3 हिस्से आपको समझा दिया, एक भाग ठोस के लिए, एक भाग द्रव के लिए, एक भाग वात आदि दोष के लिए मान लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं अगर मात्रा पूर्वक आहार करते हो इस तरह से जैसे बताया हुआ है, तो लाभ क्या मिलता है? कुक्षेर आप्रपीडनम, हृदय से अन्न अवरोधा, पार्श्वयोर अविपाटनम, प्रीणम इंद्रियाणाम, शुद्ध पिपासा उपरमः, स्थान आसन शयन आदि में सुख होता है, और बल वर्ण को बढ़ाने वाला है। कोई भी पॉइंट रटने का नहीं है, समझने की बात है, कि कुक्षी में कोई पीड़ा नहीं हो रही है, हृदय की गति अच्छे से चल रही है, पार्श्व में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इंद्रियां खुश हैं, भूख प्यास
दोनों का ऊपर में ना तो भूख लग रही ज्यादा, ना प्यास लग रही, ठीक ठाक हो मतलब, है ना, बैठने चलने सब में सुख है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। और बल वर्ण को उपचय करने वाली यानी बढ़ाने वाला है मात्रा पूर्वक आहार। आगे चल के ना हम लोग अवलेह के बारे में भी ऐसे पढ़ते हैं। जो अवलेह एक कल्पना है, तो उसमें आप देखोगे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे अवलेह कितनी मात्रा बताई गई है, तो एक पल की मात्रा है कि अवलेह कितना चाटना चाहिए, एक पल की मात्रा में। ऐसा है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन च्यवनप्राश जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो मात्रा होनी चाहिए अवलेह की कि आपके भोजन में कोई बाधा ना करे। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा खा लिया कि आज भोजन ही नहीं खाया जा रहा, कि आज तो मम्मी च्यवनप्राश खा लिया, अब कल खाएंगे खाना, रात का तो हो गया, है ना। तो वहां इस तरह की बात लिखी है कि आपके भोजन में बाधा ना करे, तो वो भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हीन मात्रा आहार लेने से, यानी कम मात्रा में लिया। तो ये है वैसे उसके पॉइंट कि आतृप्ति होना, उदावृत हो जाना, वात विकार हो जाना। जितना खाना चाहिए उससे कम लोगे तो वात से होने वाले विकार होंगे, नॉर्मल सी बात है। बाकी कहना है कि अमात्रा दो तरह की होती है। अमात्रा दो तरह की होती है, एक होती है हीन मात्रा, एक होती है अति मात्रा। आजकल सब बीमार है ज्यादातर अति मात्रा की वजह से, भर भर के खाया जा रहा है। तो हीन और अति मात्रा ये दोनों अमात्रा में आते हैं। तो हीन मात्रा से तो बता दिया, आतृप्ति, उदावर्त, वाद विकार। अति मात्रा में भोजन करना सर्व दोष प्रकोपणम, सेम बात है जो अजीर्ण में भोजन करने से होती है। नेक्स्ट देख लोगे, सवाल पूछा जाता है यहाँ से कि आम दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आम दोष दो प्रकार के, नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। आम दोष दो प्रकार के कौन कौन से? विसूचिका और अल्सक। मनीषा कुछ ध्यान आता है विसूचिका देख के? कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं रिसेंटली हमने विसूचिका के बारे में। वंदना, मनीषा या वंदना, कोई भी एक व्यक्ति बताना चाहे जो पॉइंट्स पढ़ा है, मैंने भी कल परसों में पढ़ा है पक्का। हाँ जी सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा विसूचिका के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ ध्यान आता है विसूचिका के बारे में क्या बात हुई है? चलो और कोई बोल दो, मतलब लिखवा दो, इन लोगों को नहीं पता है, कोई एक व्यक्ति बोल के लिखवा दो जिसको आता है। वमन विरेचन नहीं मॉडर्न के कुछ कॉलेरा पढ़। सर पढ़ाया ये था सर है आपने, कॉलेरा, कम्युनिटी हेल्थ पीसू, मार्कर। वो अच्छी बात है। कम्युनिटी हेल्थ मार्कर है। लक्ष्मी बता रही है, लक्ष्मी को बताना है, चलो बाकी लोग माइक ऑफ कर दो। तो लक्ष्मी बता रही है एक तो कम्युनिटी हेल्थ मार्कर कोलरा के साथ रिलेट करते हैं, मतलब कोलरा के बारे में लिखो। राइस वाटर स्टूल। ठीक है, तो कोलरा हाँ। के साथ रिलेट करते हैं, पहली चीज है। दूसरा लिखो कम्युनिटी हेल्थ मार्कर, लक्ष्मी बता रही है कम्युनिटी हेल्थ मार्कर है। सबा बता रही है कि राइस इसमें वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल, इसके अंदर जो स्टूल पास होता 21 है। लीटर तक जो है वो फ्लूइड हाँ लॉस होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फ्लूइड सर लॉस हो 20 सकता से है। 21। ठीक है बेटा, तो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस हो सकता है इसके अंदर, यानी कि वमन विरेचन दोनों चीजें होती हैं विसूचिका में। तो बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, तो वो याद रखोगे विसूचिका के। दूसरा देख रहे हो अल्सर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक वो यही है कि विसूचिका के अंदर वमन भी होता है और विरेचन भी होता है, और अल्सर के अंदर ना वमन होता ना विरेचन होता। कि समस्या तो हो रही है, व्यक्ति कह रहा है कि मान लो पेट में दर्द है, समस्याएं हो रही हैं ऐसी, लेकिन ना तो वमन हो रहा ना विरेचन हो रहा। तो ये ज्यादा कष्टकारी चीज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। विसूचिका के बारे में बात करेंगे, वैसे नॉर्मली हम लोग विसूचिका को वातिक ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ऐसा श्लोक लिखा है कि बात आद्य करके, तो उससे तेरे दोषज भी कुछ लोग लिख लेते हैं, तो सवाल पूछा नहीं जाता खैर इसमें दोष क्या है विसूचिका में। अगर पूछा जाए तो मतलब आप मेनली वात की तरफ ही जाना, वो ज्यादा बेटर है। तो विसूचिका में क्या हो रहा है? विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत आम दोषाम, कि ऊर्ध्व मार्ग से अधो मार्ग से आम दोष प्रवृत्त होता है, उस कंडीशन का नाम है विसूचिका। सुश्रुत ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि वात की वजह से होता है, देख लो। सूचि भिर इव गात्राणि तुद्य संतिष्ठते अनिलः, अनिला यानी वायु। तो वायु की वजह से शरीर में सुई चुभाने जैसे पीड़ा हो, तो वो रोग है विसूचिका। ये सुश्रुत की बात है। आगे देखो कुछ उपद्रव लिखे हैं, क्या क्या हो जाते हैं इस रोग में। तो मूर्छा, अतिसार, वमथु, पिपासा, शूल, भ्रम, उद्वेष्टन, जृंभा, दाह, वैवण्य, कंप, हृदय रुजा। नजर डाले ना, कुछ खास नहीं है। जरूरी क्या है वो देख लो। यहाँ का सबसे जरूरी क्वेश्चन बनता है माधव के अनुसार विसूचिका के कितने उपद्रव हैं और कौन कौन से हैं। दोनों बातें याद रखनी है, कितने और कौन कौन से। तो 5 उपद्रव बताए माधव ने। कौन से 5 उपद्रव हैं? निद्रानाश, अर्थी, कंप,
विसंज्ञता और मूत्राघात। निद्रानाश, अर्ति, कंप, विसंज्ञता और मूत्राघात। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि आरती निद्रा में कांप कर 20 बार मूत्र त्याग करती है, ऐसे याद करने के लिए कि मान लो कि समस्या है इस तरह की, जैसे शैया मूत्रता हम एक रोग पढ़ते हैं, मान लो उस तरह से ट्रिक बना सकते हो। तो आरती निद्रा में कंप से यानी कांप कर 20 बार मूत्र त्याग उसको होता है, ऐसा करके। तो अर्ति, निद्रानाश, विसंज्ञता, अर्ति, मूत्राघात, तो याद कर लेना, ये चीजें हैं विसूचिका के उपद्रव। अच्छा, ये जो उपद्रव है मूत्राघात, ये बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी ऐसे आ जाता है मॉडर्न का, कि किसी को डायरिया हो जाए, अगर सीवियर डायरिया हो जाए, तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग। तो यही होता है कि रीनल फेलियर हो जाता है। रीनल। हाँ बेटा, है ना, तो रीनल फेलियर होगा तो ये मूत्राघात हो जाएगा। बात समझ रहे हो, मूत्राघात के अंदर यूरिन आउटपुट लगभग खत्म है। तो लेस देन 100 ml हम लोग वैसे कंसिडर करते हैं, लेस देन 100 ml पर डे, तो उसको हम मान लेते हैं एन यूरिया। और ओलिग यूरिया बोलो, लेस देन 400 400 ml. 400 ml। ठीक है, तो लेस देन 400 ml पर डे, तो उसको हम बोलते हैं ओलिग यूरिया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली पूछ लेगा कभी, तो याद रखना। तो निद्रानाश, अर्ति, कंप, विसंज्ञता, मूत्राघात। अगला जो श्लोक आप देख पा रहे हो, इसके सामने लिख सकते हो चाहे तो अजीर्ण, यहाँ लिखने से रह गया है, इसके सामने अजीर्ण लिख लेना। ये अजीर्ण का श्लोक है सुश्रुत का। वो क्या लिखते हैं कि अजीर्ण के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो मूर्छा, प्रलाप, वमथु, प्रसेको, सदनम, भ्रमा, उपद्रवो भवन्ते एते, मरणम चाप्य जीर्णता। तो अजीर्ण की वजह से मूर्छा, प्रलाप, वमन होना, प्रसेक, सदन, भ्रम, और साथ में कह रहे हैं कई बार मृत्यु भी हो जाती है, मरणम चाप्य। तो ये पहचानना आना चाहिए, रटने को नहीं कह रहा मैं, ये श्लोक आपको पहचानना आना चाहिए किसके उपद्रव है। तो अजीर्ण के उपद्रव है, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट रोग है बेटा अल्सक। तो अल्सक अल्प आग्नि, बहुश्लेष्मा और वात। तो दोष क्या है अल्सक के अंदर, तो वात और कफ दोष है, मेनली ये बात ध्यान रखनी है। अग्नि तो मंद होनी होनी है, क्योंकि आम दोष में पढ़ रहे हो, विसूचिका को भी अल्सक को भी, ठीक है ना। तो अग्नि तो अल्प होगी होगी। तो बहुश्लेष्मा और वात, कह रहे हैं तत्छर्दी अतिसार वर्ज्य, छर्दी और अतिसार छोड़ के, अन्य आम प्रदोष लिंगान्य। यानी इसके अलावा जो विसूचिका में सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन या चीजें बताई गई हैं वो सारी होती हैं, बस छर्दी नहीं होती और अतिसार नहीं होता, बाकी सारे आम दोष के लक्षण होते हैं। यही कह दिया कि दंडालसा की कंडीशन होती है वो असाध्य होती है। तो चरक में इस तरह से है कि किसी को अल्सर हुआ और वो ही ज्यादा क्रोनिक हो जाए, है ना, या कह लो कि ज्यादा बढ़ जाए, जिस तरह भी समझना चाहो, तो वो शरीर को दंड के समान, डंडे के समान स्ट्रेट कर देता है रोग। ठीक है, तो उस चीज को कहा गया दंडालसक, और ये कंडीशन असाध्य मानी गई है। इसको टिटनेस के साथ रिलेट कर लेते हैं हम लोग। टिटनेस में जैसे होता है ना, मसल्स स्टिफ हो जाती हैं बिल्कुल, तो उसके साथ रिलेट करते हैं वैसे। तो ये कंडीशन असाध्य कही गई है। नेक्स्ट चलिए, सद्याकालिक अल्सक है, तीव्र शूल युक्त है, विलंबिका शूल रही। ये क्या है, ये कह रहे हैं बेटा अल्सक जो होता है ना वो सद्याकालिक कंडीशन है। एक मिनट रुकोगे, बने रहोगे, एक मिनट। अल्सक के सामने और उसके नीचे विलंबिका लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बताया हुआ है, देखो विलंबिका जो है ना, कुछ लोग विलंबिका दंडाल्सक इनको रिलेट करते हैं कि शायद ये एक जैसी कंडीशन है ना, लेकिन डिफरेंस है इनके अंदर। तो खैर, कह रहे हैं अल्सक और विलंबिका में डिफरेंस क्या है वो समझ लो आप। तो अल्सक कह रहे हैं कि एक्यूट कंडीशन है, कि अभी किसी को डेवलप हुई है कंडीशन, तो इसमें तीव्र शूल होता है, तो ये कंडीशन है अल्सक। और विलंबिका जो है शूल रहित कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन बहुत पुरानी हो गई, अल्सक पुराना हो गया, तो सुश्रुत ने उसको विलंबिका कह दिया। देख लो क्या क्या श्लोक लिखा हुआ है सुश्रुत का। तो पूछा भी जाता है कि विलंबिका रोग का प्रथम उल्लेख किसने किया, सुश्रुत ने किया। कह रहे हैं दुष्टम तो भुक्तम कफ मारुताभ्याम प्रवर्तते न ऊर्ध्वअधश्च, कि वायु और कफ दोष की वजह से ये कंडीशन होती है। इसमें दोष ना तो ऊपर के मार्ग से ना ही नीचे के मार्ग से प्रवृत्त होता है। विलंबिकाम ताम भ्रश दुष्चिकित्स्य शास्त्र विद पुराण। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इसको ठीक करना बड़ा ही मुश्किल है। तो आपको अब क्या याद करना है वो एक बार समझ लो। एक कंडीशन थी विसूचिका, एक थी अल्सर, और दो कंडीशन एक साथ समझ लो, एक है विलंबिका या फिर दंडाल्सक। तो विसूचिका में क्या होता है कि वमन विरेचन दोनों चीजें हो रही होती हैं। 5 कॉम्प्लिकेशन बताए माधव ने, वो बहुत जरूरी है, कि आरती निद्रा में 20 बार कांप कर मूत्र त्याग करती है, उस तरह हमने याद किया। तो ये बात हो गई विसूचिका के बारे में, मेनली किससे होता है, वात दोष की वजह से। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा अल्सक। तो अल्सक लगभग सेम ही है, कह रहे हैं बस डिफरेंस ये है कि यहाँ वमन या विरेचन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वमन विरेचन में से, बाकी सारे आम के लक्षण हैं। तो ये है अल्सक।
अब बात है कि अल्सक और विलंबिका या अल्सक और दंडाल्सक क्या है। तो अल्सक ही लंबे समय बने रहने पे, या कह लो कि एंड स्टेज उसकी, तो दंडाल्सक होती है जिसको हम टिटनेस के साथ रिलेट करते हैं, शरीर दंड के समान स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को सुश्रुत ने विलंबिका करके लिख दिया। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ अब अल्सक और विलंबिका के अंदर, कि अल्सक जो है वो सद्या यानी बिल्कुल रिसेंट की कंडीशन है डेवलप हुई, जिसमें बहुत तीव्र शूल होता है। विलंबिका शूल रहित कंडीशन है। अल्सक हो या विलंबिका हो, दोष दोनों के अंदर वात और कफ ही है ना, एक ही बीमारी है बस, अर्ली स्टेज और लेट स्टेज है, दोष सेम ही है, वात और कफ, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो प्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया, ये याद रखोगे। यहाँ देख भी पा रहे हो वो सारी सर चीजें एक आप। क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर ये विसूचिका में इमिप्रिन देते विसूचिका में इमिप्राइमिन नहीं बेटा, विसूचिका में नहीं। वो दिया जाता है जो बच्चे शैया मूत्रता, मतलब बेड वेटिंग कर देते हैं ना, यूरिन पास कर देते हैं बेड पे, उनके लिए है इमिप्राइमिन। ठीक है, वैसे दे सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन जो है ये उसी के लिए है। ठीक है, तो इमिप्रामिन आप विसूचिका में नहीं। और देखो विसूचिका हो, मतलब हम तो अतिसार के साथ ही रखते हैं, चलो अभी समझने के लिए जो मैं बात आपको कह रहा हूँ अभी। तो अतिसार चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक सिद्धांत आप देखोगे, क्लियर कट लिखा हुआ है, ना तो संग्रहण देयम पूर्वम आम अतिसारण, कि अतिसार रोग में संग्राही औषधियां देनी ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत सीवियर कंडीशन डेवलप नहीं हुई है, तब तक तो देना ही नहीं है, मना है वहाँ। विसूचिका हो या और इस तरह के रोग हैं, इनमें क्या है कि भाई अपना, एक तो अपना एंटीबायोटिक चलाओ जो भी आपको चलानी है, और आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट मेन होता है इसमें, जो थेरेपी होती है मेन वो यही है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट रखना प्रॉपर। ठीक है ना, तो कहीं क्वेश्चन मिला था ऐसा लक्ष्य नहीं भाई? सर, ये लिखा हुआ था ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। मैं पूछ कहाँ लिखा हुआ था? यहीं पर इसी में पास में विसूचिका के पास में लिखा हुआ अच्छा, था, इसलिए पूछ मैंने रही मैंने लिखवाया होगा लास्ट टाइम बच्चों की, जब मूत्राघात उसकी बात की होगी ना, शैया मूत्रता की, इसलिए लिखवाया होगा। थी। तो हाँ लिख हाँ, लो, क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, तो एक और नाम लिख लो फिर, लिखा ही होगा अगर तुम्हारे पास, तो इमिप्रामिन तो है ही। एक डेस्मोप्रेसिन, इसका नाम भी लिख लेना, डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो डलहन जेजेट आतंक दर्पणकार, आतंक दर्पण बुक है, वाचस्पति ने लिखी है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ ब्रैकेट में नाम उनका। तो डलहन जेजेट और आतंक दर्पणकार, इन्होंने चरक के दंडालसक को ही विलंबिका कहा है। तो वही बात है जो हम अभी बात कर रहे थे, कि दंडालसक को ही विलंबिका भी समझ सकते हो आप। तो किस किसने कहा, ये डलहन ने, जेजेट ने, आतंक दर्पणकार ने। आपसे पूछेगा कोई कभी नहीं। हेमाद्रि ने दंडालसक और विलंबिका को अलग अलग रोग माना है, ये भी कोई नहीं पूछने वाला। सुश्रुत, विलंबिका, कास और श्वास, इन रोगों को लिखा दुर्निवार्य रोग है, मतलब मुश्किल से ठीक होने वाले। हम लोग याद रखते हैं विकास, ठीक है, विकास बड़ा मुश्किल है ना, कितने साल लग गए आदि मानव से इंसान बनने में। तो विकास दुर्निवार्य है, विलंबिका, कास और श्वास दुर्निवार्य रोग हैं, सुश्रुत ने कहा है। अल्सर की चिकित्सा क्या करा रहे हैं, देखो उल्लेखन करा रहे हैं, स्वेदन करा रहे हैं, वर्ती का प्रयोग कर रहे हैं, उपवास करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि देखो ज्वर की एकल चिकित्सा आपको बताई थी, लंघन कराना चाहिए, है ना, क्योंकि आम दोष की वजह से होता है, तो आम तो यहाँ भी है, तो उपवास करा रहे हैं, लंघन करा रहे हैं मतलब। प्लस यहाँ वमन विरेचन कुछ भी नहीं हो रहा, तो देखो वमन भी करा रहे हैं उल्लेखन, और विरेचन भी करा रहे हैं वर्ती लगा के उसको। बात समझ में आ रही है कि जो जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लेखन, स्वेदन, वर्ती, उपवास देख के समझ में आ जाना चाहिए। विसूचिका की चिकित्सा कह रहे हैं यहाँ भी लंघन कराएंगे, और ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे जैसे किसी को भी वृक्ति कराई गई हो, यानी उसको भी विरेचन कराया गया हो, उसके समान यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। लंघन तो यहाँ भी कराना ही है। आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं, कि भाई आमा जीर्ण की वजह से विसूचिका हो जाता है, विष्टब्धा जीर्ण से अल्सक हो जाता है, विदग्धा जीर्ण से विलंबिका हो जाता है। अजीर्ण के टाइप हैं ये, कि उनकी वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अभी यहाँ देख लेना आप लोग, चरक चिकित्सा 15 में हम इस पोर्शन को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। तो आमाजीर्ण विसूचिका, विष्टब्धा जीर्ण अल्सक, और विदग्धा जीर्ण तो विलंबिका, याद रख लेना। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3, जिसके बारे में भी बेसिक तो आप जानते ही हो, जानते हो कि जिसको चरक, उसी को सुश्रुत ने मरक कहा है, उसी को भेल ने जल मार कहा है, इतना सब जानते होगे, ये बात तो कई बार आ गई हमारे सामने।
ठीक है, होता क्या है जनपदोध्वंस? जनपदोध्वंस कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से समझ लो कि पूरा का पूरा जनपद, ठीक है, वो नष्ट हो जाए या नष्ट करने की सामर्थ्य हो। हाल फिलहाल में ऐसी कंडीशन आपने देखी थी, कोविड, है ना, ऐसा कहीं हुआ नहीं लेकिन लगभग ऐसी कंडीशन थी। ठीक है, इसके पहले प्लेग आया था, बताते हैं। ये कहते हैं कि 100-200 साल में ऐसी बीमारी जो एक बार आती है। अब उसे देखने वाले चाहे लक्की समझ लो चाहे अनलक्की समझ लो ना, आप अपने आप को जो कंसिडर करना चाहो, तो आपने भी देखी ऐसी कंडीशन है, कोविड। तो जनपदोध्वंसी अध्याय, ये जो पूरी बातचीत चल रही है पांचाल क्षेत्र में चल रही है। जगह का नाम ध्यान रखना, इस पे सवाल पूछा जाता है। पंजाब समझते हैं इसको, सामने पंजाब भी लिख लेना। ठीक है, पंजाब। तो पांचाल क्षेत्र में चल रही है, गंगा के किनारे चल रही है। घर माँ से गंगा तीरे, ये जरूरी बात है, गर्मियों के दिनों में और गंगा के किनारे। काम्पिल्य राजधानी है नाम, मतलब काम्पिल्य नामक जगह है, पंजाब की राजधानी है काम्पिल्य। वहां पे गर्मियों के दिनों में गंगा के किनारे गुरु शिष्य बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत हो रही है। ये क्यों जरूरी है, देखो ये डिस्कशन, कि यहाँ पे ये बात आई है कि गंगा के किनारे बातचीत कर रहे हैं पांचाल क्षेत्र में। ये इसलिए जरूरी है बेटा कि जितने भी ऐसी कंडीशन आई हैं इमरजेंसी वाली इस तरह की, आप कोई मूवी उठा के देख लो, बॉलीवुड में तो नहीं है कॉन्सेप्ट ज्यादा, अभी हॉलीवुड में आपको इस तरह की मूवी मिलेंगी। मान लो कि जब भी दुनिया खत्म होने वाली होती है, ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो एक ना शिप तैयार हो रहा होता है कि जितने अमीर लोग हैं दुनिया के, वो उस शिप पे जाने का उनके पास टिकट है। तो कुछ मूवी में लोग होते हैं वहां जाने की कोशिश करते हैं, है ना। हमारी जितनी कहानियां हैं उन सब में भी यही है कि जब दुनिया से लोगों कुछ को बचाना है, तो मतलब एंड में आके कि यहीं समुद्र के किनारे, मतलब गंगा में कह लो चाहे समुद्र में कह लो, पानी के आसपास पहुंच जाते हैं बचने के लिए। तो एक वैसी कंडीशन है, गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं सेफ्टी जोन में जाके कि भाई देखो यहाँ से हम लोग तुरंत भाग लेंगे एकदम, अगर जाना पड़ेगा भी, ये टाइम आ रहा है जनपद का। ठीक, इसलिए जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंस समझो क्यों शब्द आए हैं ये। चरक ने इस कंडीशन को जनपद ध्वंस कहा, सुश्रुत ने मरक कहा और भेल ने कहा इसे जनमार। वायु जल देश काल, लास्ट पॉइंट आज का रखेंगे। ये चारों फैक्टर हैं जिनकी वजह से जनपद ध्वंस होता है। ठीक है, जो क्रम लिखा हुआ है, क्रम भी बहुत जरूरी है। इनमें सबसे बलवान है काल, जिसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ डायनासोर के साथ, कि जो फूड चेन है ना उसमें डायनासोर कहीं नहीं ठहरता, मतलब डायनासोर के ऊपर कुछ नहीं है जो उसे खा ले या उसे मार दे, लेकिन वो भी आज नहीं है हमारे बीच में। यानी काल सबसे बलवान है, वो जिसे चाहे जब चाहे तब मार दे। ऊपर से एक मेटरोइड आता है, टकराता है, पृथ्वी खत्म, सब पलट जाता है। ठीक है ना, तो काल सबसे बलवान है और वायु जो है सबसे कम पावरफुल फैक्टर इनके अंदर। आपको एक क्रम याद रखना है। हम इस तरह याद रखते हैं कि बाज देख, है ना, कि बाज दिखाई दी होगी हमें कहीं आसमान में, तो कह रहे हैं कि बाज देख, देख की जगह देख कर लेते हैं बस। तो वायु जल देश काल। जनपद ध्वंस के भाव हैं ये उत्तरोत्तर दुष्परिहार्य है। एक और शब्द आता है गर्यांश, वो भी लिख सकते हो, उत्तरोत्तर गर्यांश या फिर दुष्परिहार्य। तो लास्ट आज यहीं रखेंगे, सेशन का टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।